गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसमें नेशनल मूवमेंट चल रहा है। इस राष्ट्रीय आंदोलन में अभी हमारा आज का टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग मूवमेंट। इस होम रूल लीग आंदोलन की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन से। आपको बता चुका हूं, आप पढ़ चुके हैं कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था। जो कांग्रेस पार्टी थी उसका उदारवादी और उग्रवादी, लिबरलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट, दो पार्टी में क्या हो गया था, सेपरेशन हो गया था, डिवीजन हो गया था। ठीक, इसके बाद क्या हुआ था कि क्रांतिकारी घटनाएं चल रही थी। इन्हीं क्रांतिकारी घटनाओं में मैंने आपको बताया था कि बाल गंगाधर तिलक जो उदारवादियों में सर्व प्रमुख नेता थे, उनको तिलक पहले व्यक्ति थे भारत में जो पत्रकारिता के लिए कहाँ गए थे, जेल गए थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो दामोदर चापेकर बंधु थे और जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे, इन दोनों के द्वारा अंग्रेजों की जो हत्याएं की गई थी उनका अपने समाचार पत्र में तारीफ की थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1908 में तिलक को पकड़कर मांडले जेल भेज दिया था, 6 साल की सजा हो गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय राजनीति में इस समय एक शून्य की स्थिति है, ठीक, एक निष्क्रियता, इनएक्टिविटी आ गई है कि एक तरफ कांग्रेस का सेपरेशन हो गया है, दूसरी तरफ तिलक कहाँ चले गए, जेल चले गए। गांधी जी तो अभी है ही नहीं, गांधी जी तो अभी विदेश में है, भारत आई नहीं है। गांधी जी आएंगे 9 जनवरी 1915 को। तो अभी एक आंदोलन शुरू किया जाएगा, होम रूल लीग आंदोलन। ये होम रूल लीग जो वर्ड है, ये होम रूल लीग एक विदेशी भाषा का शब्द है। ये शब्द लिया गया है आयरलैंड से, ये आयरिश भाषा का शब्द है, आयरलैंड से। इस होम रूल लीग का कंसेप्ट था कि होम रूल, जैसे आप बोलते हो माई लाइफ माई रूल्स, वैसे ही इसका मतलब था कि माई होम माई रूल्स, मेरा घर मेरे नियम। कि इसको जो स्टार्ट किया गया था वो स्टार्ट किया गया था भारत में 2 व्यक्तियों के द्वारा। एक थे मैडम एनी बेसेंट, एक थे बाल गंगाधर तिलक। इन 2 महानुभूतियों के द्वारा इसको नेतृत्व किया गया। ये जो एनी बेसेंट महोदया थी, इन एनी बेसेंट ये अंग्रेज थी, आयरिश महिला थी। इनका लंदन में जन्म हुआ था। ये इंग्लैंड से भारत आई हुई थी 1893 में। एनी बेसेंट का भारत आगमन हुआ था 1893 में। ये जो 1893 का ईयर है, 1893 का वर्ष, भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। 1893 में भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। जैसे आपको एक बताया था मैंने, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हमारे स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन, ठीक, जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, फर्स्ट वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए थे और दुनिया में भारत की सनातन संस्कृति का डंका बजाया था। दूसरा, 1893 में ही एनी बेसेंट भारत आ रही है। तीसरा, 1893 में ही महात्मा गांधी अफ्रीका में भारतीयता या भारतीय नेतृत्व का डंका बजा रहे हैं। तो 1893 का वर्ष भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करें होम रूल लीग के, शब्द की बात कर रहे थे जो आयरिश भाषा का शब्द था। इसमें इस कंसेप्ट को लेके चला जा रहा था कि मेरे घर मेरे नियम। एनी बेसेंट साहब, एनी बेसेंट साहिबा जो थी, महोदया थी, इनको ये क्या अंग्रेजों, इंग्लैंड से ही थी, आयरलैंड, लंदन में इनका जन्म हुआ था। इनको मालूम था ब्रिटिश की नीति। अंग्रेज हमारे यहाँ बोलते थे व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, कि श्वेत व्यक्ति के भार का सिद्धांत, कि आप लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं, वो पढ़े हैं। अंग्रेज बोलते थे भारत केवल सांप और सफेदों का देश है, ठीक, वो कि हम आपका उद्धार करने, आपका कल्याण करने आए हुए हैं। तो इसलिए एनी बेसेंट ने बोला कि पहले भारतीयों को क्या करना चाहिए, अपने घर से सुधार करना चाहिए। तो होम रूल का जो उद्देश्य था, इस होम रूल के उद्देश्य में सर्व प्रमुख उद्देश्य थे, पहला कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का विकास किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन, भारतीयों को क्या किया जाए, खुद शिक्षित किया जाए, तभी तो आप अपना घर सुधारेंगे। दूसरा, इसमें बात की गई कि स्वराज्य, स्वराज्य और स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस, कि भारतीयों में क्या किया जाएगा। ये होम रूल लीग वाले जो नेता थे एक मांग करते थे कि भारत में कोई क्या दिया जाए, संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वराज्य दिया जाए, ठीक, मेथड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड रहेगा। ये अलग नहीं होना चाहते हैं, ये अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंडर ब्रिटिश क्राउन, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, इनको अंग्रेज सरकार ने डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया था, डोमिनियन स्टेटस, अर्थात इसको बोला गया था अर्धसंघ, अर्थात हम घर में स्वतंत्र होंगे, होम रूल,
घर में तो हम स्वशासन करेंगे, स्वशासन का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज्य, सेल्फ गवर्नेंस करेंगे, लेकिन टोटली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, हम अंग्रेजों के अधीन कहीं ना कहीं बने रहेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा आज भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही माने जाते हैं। ठीक, तो दूसरा उद्देश्य में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार करना, होम रूल लीग, भारतीय लोगों को जागरूक करना, संवैधानिक तरीके से स्वराज्य की मांग करना, इसके 3 उद्देश्य थे। इसमें हम घटनाक्रम की बात करें तो होम रूल लीग में इस समय क्या किया गया था, होम रूल लीग में 4-5 लोगों की छोटी छोटी कमेटियां बनाई जाती थी, और ये 4-5 लोगों की छोटी छोटी टुकड़ियां जो भारत के पढ़े लिखे समाज था, मध्यम वर्ग था, उच्च राजनेता थे, वकील थे, इनको जाके होम रूल के बारे में समझाते थे। ठीक, इसके नेतृत्व की बात करें तो इसमें एक तो एनी बेसेंट महोदया, दूसरे बाल गंगाधर तिलक साहब। एनी बेसेंट उन भारतीय महिलाओं में से हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान तो अत्यधिक दिया, लेकिन इनके योगदान की कहीं भी चर्चा नहीं की जाती है। ठीक, जैसे मैंने आपको क्रांतिकारियों में भी नाम बताए थे, सुनीति चौधरी, शांति घोष, बीना दास, ऐसे ही सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कई महिलाएं थी जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों के कंधे से मुंडी मिलाकर, मजाक में है, मुंडी नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी, लेकिन महिलाओं की हाइट कम होती थी इसलिए। ठीक, तो कंधे से कंधा मिलाकर ये स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ी थी। तो एनी बेसेंट ने क्या किया, ये 2 भागों में चला होम रूल लीग आंदोलन। तिलक ने चलाया था पूना में, स्टार्टिंग की डेट थी 28 अप्रैल 1916, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस तिलक की होम रूल लीग आंदोलन के अध्यक्ष थे बैप्टिस्टा, सचिव थे एनसी केलकर साहब। तिलक का क्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र। यहाँ महाराष्ट्र में ध्यान रखना होगा हमें एक शब्द कि मुंबई को छोड़कर, तिलक की होम रूल लीग आंदोलन था, इसमें मुंबई को शामिल नहीं किया गया था। अब बात आती है सर मुंबई को शामिल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि एक आपको संस्था पढ़ाई थी सर्पेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कौन थे इसके फाउंडर? गोपाल कृष्ण गोखले। वेरी गुड। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने सर्पेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, और गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी लिबरलिस्ट टीम से थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना जो कहते हैं अनुयायी, फॉलोअर्स या अपने साथी, उनको मना कर रखा था। उनको इस तिलक गर्म दल के नेता हैं, विचारधारा अलग अलग थी, इसलिए इसमें शामिल होने से वहाँ मुंबई में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का क्या था, प्रभाव था। दूसरा, तिलक के प्रचार माध्यम की बात करें कि तिलक ने होम रूल लीग को किस प्रकार प्रचारित किया, तो तिलक के 2 पत्र प्रकाशित होते थे पत्रकार, एक मराठा, दूसरा केसरी। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि तिलक का जो पत्रिका है मराठा समाचार पत्र, ये किस भाषा में छपती थी, तो मराठा की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। और केसरी की भाषा मराठी। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, मराठा नाम जरूर है लेकिन उसकी लैंग्वेज अंग्रेजी है, और केसरी की लैंग्वेज मराठा है। दूसरा, इस होम रूल लीग आंदोलन को सपोर्ट किया, चलाया एनी बेसेंट ने, यही भारत में होम रूल लीग शब्द लेके आई थी। एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग आंदोलन का हेडक्वार्टर या सेंटर बनाया मद्रास बनाया, सितंबर 1916 में स्टार्ट किया। इसकी पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट खुद नहीं थी। एनी बेसेंट के इस होम रूल लीग के सेक्रेटरी सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल साहब, और इनका क्षेत्र था जो तिलक का होम रूल लीग का एरिया है उसको छोड़कर संपूर्ण भारत। इस होम रूल लीग में एनी बेसेंट के साथ का जो प्रचार का माध्यम था, इनका प्रचार का माध्यम 2 न्यूज़पेपर थे। एक का था न्यू इंडिया। ये न्यू इंडिया जो न्यूज़पेपर है, ये पहले हुआ करता था मद्रास स्टैंडर्ड। ये जो मद्रास स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, ये घाटे में चल रहा था, मतलब न्यू इंडिया का पुराना नाम क्या है? मद्रास स्टैंडर्ड। ये घाटे में चल रहा था। मद्रास स्टैंडर्ड की जो ऑनर थे, इन्होंने इस अपने न्यूज़पेपर को बेचा, एनी बेसेंट साहब ने खरीदा और इसका नाम दे दिया न्यू इंडिया। दूसरा इनका मैगजीन का नाम था कॉमनवेल्थ। तो इन दोनों पत्रों के माध्यम से होम रूल लीग आंदोलन को क्या किया? चलाया। अब बात आती है कि सर इस होम रूल लीग आंदोलन का आखिर में क्या हुआ? ठीक, ये बाद में फेल क्यों हो गया, आजादी क्यों न दिला सका? तो इसका कहने का मतलब यह था कि पहली बात तो होम रूल लीग में कहीं भी पूर्णतः आजादी शामिल ही नहीं है। ये केवल और केवल स्वराज्य, सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए, डोमिनियन स्टेटस। दूसरी बात यह है कि इसमें क्या हुआ था, आपको मैं बताऊं कि तिलक साहब थे। तिलक को एक व्यक्ति थे वैलेंटाइन सरोल, इन्होंने भारतीय शांति का जनक कहा था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट।
वैलेंटाइन रोल ने अपनी बुक लिखी थी इंडिया अनरेस्ट, इसमें तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा। अब सीधी सी बात है, तो इससे क्या होगा, तिलक लंदन चले गए कि वैलेंटाइन रोल पे क्या करेंगे, हम मान हानि का केस करेंगे। इन्होंने हमारा मान क्या किया है, कम किया है, तो तिलक साहब लंदन चले गए सरोल पे केस करने, तो ये आंदोलन को नेतृत्व क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरा, एनी बेसेंट मांग कर रही थी स्वराज्य की, तो इस समय एक सुधार अधिनियम आया 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में बात बोली गई कि भारतीयों को क्रमिक उत्तरदायी शासन, ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस दिया जाएगा। तो एनी बेसेंट आएगा इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से क्या हो गई, सहमत हो गई, इसलिए इन्होंने क्या कर लिया, अपने आंदोलन को वापस ले लिया। अब बात करते हैं, तिलक चले गए लंदन मानहानि का केस करने, ये भी सहमत हो गई, ये आंदोलन कमजोर पड़ गया। लेकिन इस आंदोलन का क्या कोई महत्व है, इस आंदोलन का भारतीय इतिहास में महत्व क्या है? इस आंदोलन को भारतीय इतिहास में कम जगह दी जाती है, लेकिन इसका महत्व हुआ। क्या महत्व हुआ? पहला, जब 1907 से लेकर भारतीय राजनीति में गांधी जी के आने तक 1915 तक जो निष्क्रियता का दौर था, जो इनएक्टिविटी का रोल था, उस निष्क्रियता के दौर में राष्ट्रीय आंदोलन को मरने न दिया, शिथिल नहीं होने दिया, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन को जीवंत बनाए रखा। ठीक, निष्क्रियता के दौर में जीवंत बनाए रखा, इसका दौर है, इसका महत्व है। दूसरा, इस होम रूल लीग आंदोलन ने क्या किया, भारतीयों में राष्ट्रवाद के प्रति, स्वराज्य के प्रति जागरूकता का प्रसार किया। बाल गंगाधर तिलक ने तो बोला ही था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो इन्होंने क्या किया, निष्क्रियता के दौर में इस आंदोलन को चलाए रखा। दूसरा पॉइंट, लोगों में स्वराज्य के प्रति भावना, राष्ट्रीय भावना बढ़ाई। तीसरा पॉइंट यह था कि इस आंदोलन ने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसके भावी पीढ़ी के नेता, फ्यूचर जनरेशन के जो लीडर थे, वो तैयार किए। इससे एक नई पीढ़ी के नेता उभर के आए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम यह था कि होम रूलिंग आंदोलन समन्वयकारी था। इसमें एनी बेसेंट के प्रयासों के द्वारा, चाहे उदारवादी हों, चाहे उग्रवादी हों, यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी थे, इन लोगों को भी क्या किया गया, प्रभावित किया गया। तो इसमें समझने के लिए हमारे एग्जाम का दृष्टिकोण से इतना ही था। अब हम इसके जो फैक्ट्स हैं उनको हम लिखेंगे। तो लिखिए,